गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 जिसमें हमारा विषय है शिक्षण कौशल। आज हमारी क्लास है 13। ओके, इसके अंदर हमारे टॉपिक आता है शिक्षण कौशल और विधियाँ, जिसकी हमारी क्लास है 3। ओके, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज शिक्षण कौशल के प्रकार कि शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल के प्रकार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट प्रश्न कौशल के बारे में, नंबर 2 व्याख्या कौशल के बारे में, नंबर 3 दृष्टांत कौशल के बारे में, नंबर 4 छात्र सहभागिता कौशल के बारे में, नंबर 5 उद्दीपन कौशल के बारे में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में, नंबर 6 पुनर्बलन कौशल के बारे में पुनर्बलन कौशल के बारे में, नंबर 7 शामपट लेखन कौशल के बारे में। ठीक है, और नंबर 8 है आपका 8 पुनरावृत्ति कौशल के बारे में, और 9 है आपका गृह कार्य मतलब कि होमवर्क। इन सभी कौशलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने शिक्षण कौशल क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका उपयोग व महत्व क्या है, इस सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षण कौशल है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो स्कूल है एलन व रायन के अनुसार शिक्षण कौशल 14 हैं। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि एलन व रायन के अनुसार जो शिक्षण कौशल हैं वो कितने हैं 14 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने कहा कि 18 हैं आपके शिक्षण कौशल। इनकी शिक्षण कौशल की सूची तैयार की। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की। ठीक है, और एलन और रायन के अनुसार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की गई थी, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की। ठीक है, अब हमारी कुछ शिक्षण कौशल हैं, जैसे हमारा फर्स्ट आता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, इसमें हमारा क्या होता है, प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान व छात्र की रुचि। प्रस्तावना में हम क्या देखते हैं, हम इसमें तब हम कोई भी लेसन या कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, टीचर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उससे पहले वो पूर्व ज्ञान और छात्र की रुचि इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही कोई भी पाठ है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना में आता है आपका प्रश्न पाठ से संबंधित हों। जो हमारे प्रश्न हैं, जो भी हमारे प्रश्न होंगे वो हमारे पाठ से संबंधित होने चाहिए। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आपका क्या आता है कि पूर्व ज्ञान हो और छात्र की जिसमें रुचि हो, और जो हमारे पाठ होते हैं प्रश्न होते हैं वो हमारे पाठ से संबंधित होने चाहिए। ओके, सेकंड है इसमें हमारा उद्देश्य। इसमें क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। जो भी हमने पाठ्यक्रम जो भी हमने तैयार किया है, शिक्षण जो भी हमने तैयार की है वो हमारा कैसा होना चाहिए, लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। बिना लक्ष्य से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, हमारा उसमें एम होना चाहिए। लक्ष्य हमारा उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न कौशल। इसमें क्या है, कुशलता से प्रश्न करना यह शिक्षण का साधन है। शिक्षण का साधन क्या है, कुशलता से प्रश्न करना। ये किसने कहा है, थ्रिग ने कहा है। ठीक है, अभी प्रश्न कौशल होता क्या है, ये प्रश्न कौशल क्या है। स्टार्टिंग में क्या होता था, शुरुआत में तब हमारी शिक्षण प्रक्रिया थी
तो हमारा आदिकाल में क्या होता था कि हम सिर्फ प्रश्न उत्तर करके ही हम क्या करते थे, किया करते थे, जिसमें जो हमारे स्टूडेंट होते थे, छात्र होते थे, वो क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे और जो शिक्षक था वो उनका क्या देता था, उत्तर दिया करता था। उसके बाद क्या होता था कि जो शिक्षक है वो छात्र के अधिगम की, कि उसने कितना सीखा है, उस चीज़ की जांच करने के लिए पाठ्य वस्तु के जो विषय हैं उनमें से जो जिज्ञासु उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न कौशल में आपका यही होता है कि स्टार्टिंग में आदिकाल में क्या हुआ करता था, जो टीचर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को सिखाया करते थे कि प्रश्न किए बच्चों ने, फिर टीचर ने उसका आंसर दिया जो भी है, फिर उसके बाद टीचर ने पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद जितना भी अधिगम उन्होंने उसको बच्चों को दिया, जितना भी उन्होंने उनको अधिगम सिखाया, फिर उसकी जांच करने के लिए अपने पाठ्य वस्तु में से जिज्ञासु वो क्वेश्चन क्या करते थे, बच्चों से पूछते थे उनकी। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा प्रश्न कौशल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टीचर कुशलता से प्रश्न करता है बच्चों से। इससे क्या होता है कि प्रश्न कौशल में क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर इसमें आपका क्या होता है कि इस कौशल से क्या होता है, विद्यार्थी का जो ध्यान है वो पाठ में केंद्रित करने के लिए ये क्या होता है, प्रश्न कौशल का यूज़ किया जाता है कि पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए। ठीक है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसका भी पता हम लगा सकते हैं कि वे पाठ के विकास में सहयोग दे सकें। ठीक है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों को कितना पूर्व ज्ञान है, कितना नहीं है। तो ये हम किस चीज़ के माध्यम से पता लगा सकते हैं, ये हम प्रश्न कौशल के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है आपका, इससे नवीन जानकारी या ज्ञान ग्रहण करने हेतु पाठ में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्पन्न करना होता है प्रश्न कौशल का मतलब। ठीक है, विद्यार्थी की कठिनाइयाँ आदि का पता लगाना और फिर उसका निवारण निकालना, कि प्रश्न करेंगे हम तो हमें पता लगेगा कि विद्यार्थी की कठिनाई, किस चीज़ में कठिनाई आ रही है उसको, किस चीज़ में नहीं आ रही है, और जिस चीज़ में उसको आ रही है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो फिर क्या करना है, उसका निवारण करना। ठीक है, इससे हमें ये भी पता लगता है कि बच्चे जो हैं वो पाठ को समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे तो क्यों नहीं समझ रहे, और समझ रहे हैं तो किस सीमा तक समझ रहे हैं, उनको कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया है। तो प्रश्न कौशल से या प्रश्न करने से, कि टीचर अगर स्टूडेंट से प्रश्न करेगा, विद्यार्थी से प्रश्न करेगा, तो उसको ये सभी बातें पता लग जाती हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, कितना सीमा तक उसने सीख लिया है। तो ये सभी आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रश्न कौशल के अंतर्गत आता है। ओके, और इससे क्या होता है, इससे आपके विद्यार्थी की तर्क शक्ति का भी विकास हो जाता है। तो इससे विद्यार्थी की क्या होती है, कल्पना और तर्क शक्ति जो है उनका भी विकास हो जाता है। ओके, बच्चों से प्रश्न पूछने का एक ये भी फ़ायदा हो जाता है आपका कि पाठ को समझने के पश्चात भी यदि कोई उन्हें शंका आ रही है तो वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के वे खुलकर प्रश्न पूछ सके टीचर से और अपनी शंकाओं का निवारण निकाल सकें। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अब 4 व्याख्या कौशल। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण विधि, सेकंड है परिभाषा, थर्ड है वस्तु प्रदर्शन, थर्ड है अभिनय। ठीक है, तो आपका व्याख्यान कौशल में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़, कोई भी हम टॉपिक लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको स्पष्ट रूप से, स्पष्टीकरण रूप से, स्पष्ट रूप से उसको पढ़ाते हैं, परिभाषा देते हैं वस्तु का, या कोई भी हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड वस्तु है उसका प्रदर्शन करते हैं, अभिनय करते हैं उसका। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, व्याख्या कौशल के अंदर। व्याख्या कौशल में हम जो हमारा टॉपिक होता है, कुछ भी होता है, तो शिक्षक उसका पूर्ण रूप से क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है, उसको उसके बारे में सारी चीज़ें बताता है, विश्लेषित करके, छोटा छोटा करके वो क्या करता है, सारी चीज़ों को छात्र को
बताता है। इसमें आपका यही होता है कि इसमें टीचर जो होता है वो टीचर जो होता है उसमें छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देता है और उनका स्पष्टीकरण करता है। कि छात्रों के जो प्रश्न होते हैं, कि छात्र जो भी टीचर से प्रश्न कर रहा है, इसमें उस क्या होता है तो उसका स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ अगर पढ़ाएगा, जैसे प्रश्न तो ऊपर वाले में आ गया था प्रश्न क्वेश्चन में, तो विज्ञान में क्या है कि उसका स्पष्टीकरण कर देता है प्रश्न के उत्तरों का। ओके, इसमें व्याख्या कौशल में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चों से, छात्रों के साथ बातचीत भी करता है। ओके, और इसमें जो टीचर होता है वो छात्रों को विषय की, जो भी तुम्हारा इसमें विषय है उसकी ठोस समझ, उसकी समझ के बारे में भी बताता है, ठोस समझ दिलाना होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दृष्टांत कौशल। ओके, आपका नेक्स्ट है दृष्टांत कौशल। ठीक है, इसमें क्या होता है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इसमें क्या होता है हमारा कोई भी हमारा विषय होता है उसको हम उदाहरण के, चार्ट के, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से तब हम स्पष्ट करते हैं तो वो हमारा कौन सा कौशल कहलाता है, वो कहलाता है हमारा दृष्टांत कौशल। ठीक है, जब हमारा व्याख्यान के द्वारा भी पाठ जो है पाठ वस्तु जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती, तब शिक्षक क्या करता है उदाहरण देकर उसे समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये आपका जो दृष्टांत कौशल है इसका प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जा सकता है। इसकी सहायता से अमूर्त नियमों की व्याख्या भी सरलता से की जा सकती है। तो ये हमारा जो दृष्टांत कौशल है ये हमारा दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है हमारा मौखिक और सेकंड है हमारा लिखित। ठीक है, तो हमारा मौखिक के अंदर क्या क्या आता है, तो मौखिक के अंदर आता है हमारी कविता, कहानी, चुटकुले। कि हमारा जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय है, तो हम बच्चों को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कि कविता में किसी चीज़ का उदाहरण दे के, कहानी के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इसके अंदर लिखित। तो लिखित के अंतर्गत हमारा क्या आता है चार्ट पेपर, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र। कि चार्ट, मॉडल, मानचित्र इनके माध्यम से भी हम दृष्टांत कौशल हमारा होता है। ठीक है, कि हम बच्चे को चार्ट, मॉडल, मानचित्र और रेखा चित्र के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, उदाहरण देके उसका स्पष्टीकरण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसमें हमारा 6 छात्र सहभागिता कौशल। ठीक है, इसमें क्या होता है छात्र के सहयोग व प्रतिक्रिया से पाठ का विकास होता है। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें छात्रों की भागीदारी को उनके सीखने में उनकी भागीदारी के स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो छात्र की सहभागिता होती है ये जो है ये ना केवल कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का नहीं होता ये कि इसमें हम बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं या प्रोत्साहित करते हैं। इन सभी की इसमें क्या होती है, इन सभी की इसमें हमें हमारी क्या होती है आवश्यकता नहीं पड़ती। बल्कि ये एक सेकेंड, ये क्या हो गया, बल्कि यह एक ऐसा कौशल होता है जिसमें सभी को विकसित करने की आवश्यकता होती है। जो छात्र जुड़े हुए हैं वे नए विचारों को ग्रहण करने और उन अवधारणाओं को सीखने में सक्षम हैं जो उन्हें उनके लिए कठिन हो सकती हैं। ओके, इसमें तब क्या होता है, इसमें तब कहाँ गया आपका ये रहा, इसमें तब छात्र की क्या होती है सहभागिता होती है। तो वो कोई भी कठिन चीज़ हो या
तो वो क्या करते हैं, नए विचारों को ग्रहण करते हैं, उन अवधारणाओं को सीखने में भी सक्षम हो जाते हैं अगर छात्र सहयोग करेंगे तो। और इससे क्या होता है, इससे हमारी पाठ का विकास होता है। इस प्रतिक्रिया से क्या होता है हमारा, इस प्रतिक्रिया से क्या होता है हमारा पाठ का विकास होता है। ओके, जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल है कि फिलिप्स के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गीत के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम छात्र सहभागिता कौशल के अंतर्गत ही हमारा आता है कि हम बच्चे को खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो खेल के माध्यम से कैसे सिखाएंगे, तब छात्र की सहभागिता होगी उसके अंदर। तो फ्लैश कार्ड जो होते हैं उनके माध्यम से, तो इन सभी के माध्यम से या इन सभी के प्रयोग से हम बच्चे को सिखा सकते हैं और हमारी जो पाठ है उसका भी विकास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है कि छात्र की सहभागिता बढ़ाना। इस कौशल से क्या होती है, छात्र की सहभागिता बढ़ती है। ठीक है, इसमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल की एक परिभाषा भी है, वो हमारी टेबर ने दी थी। तो उन्होंने बताया था कि कोई परिस्थिति, घटना या वातावरण में परिवर्तन हो, मतलब कि कोई भी हमारा वातावरण है उसमें हमारा परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन से यदि छात्र के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है तो हम उसे उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, घटना आ जाती है, या फिर हमारे वातावरण जो है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और उस चेंजेस से छात्र के व्यवहार में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है कि छात्र की सहभागिता का बढ़ना से तात्पर्य यह भी होता है इसमें कि इसमें टीचर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए टीचर क्या करता है, टीचर कोई भी पॉइंट पढ़ा रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो कोई भी चीज़ बता रहा है, तो वो पढ़ाते पढ़ाते बीच में जैसे बोलता है, इधर ध्यान दो, चित्र को देखो, यहाँ देखो, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान जो है वो टीचर की तरफ केंद्रित होता है। तो तब बच्चों का ध्यान, छात्र का ध्यान टीचर की ओर तब केंद्रित हो रहा है, तो उससे क्या है, उन बच्चों की क्या मिलती है, सहभागिता मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, छात्र की सहभागिता भी बढ़ जाती है। और इसमें छात्र की सहभागिता को बढ़ाने के लिए छात्र क्या करता है, बॉडी मूवमेंट करता है, जैसे हिलना डुलना या शाम पट पर जाकर लिखना। ऐसा नहीं है इसमें कि टीचर गया और जाके चेयर पर बैठ गया आराम से चुपचाप, तो उससे क्या होगा कि उससे छात्र जो है सहभागिता ही नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बॉडी मूवमेंट, शरीर संचालन भी करता है, जैसे हिलना डुलना, शाम पट पर जाकर लिखना आदि। ठीक है, इसमें टीचर के हाव भाव से भी प्रभावित होते हैं बच्चे। जैसे कि टीचर कोई भी पाठ पढ़ा रहा है या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, तो उसके हाव भाव, जो टीचर के, शिक्षक के जो हाव भाव होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि कोई दुख की बात होती है तो टीचर को अपना फेस, चेहरा इस तरीके से कर लेना चाहिए, दुख के भाव में कर लेना चाहिए। यदि खुशी की बात है तो चेहरे पर खुशी के भाव झलकने चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चा क्या है, सहभागिता दिखाता है। इससे क्या है, बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ केंद्रित हो जाता है। ये सब आपका किसके अंदर है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंदर। ओके, एक क्या होता है, एक इसमें ये भी होता है कि विराम, पोज देना। पोज देने का ये फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर, उद्दीपन परिवर्तन के अंदर ये हो जाता है कि शिक्षक जैसे बोल रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाते पढ़ाते वो अचानक से रुक जाए, तो सब बच्चों का फोकस, जो ध्यान होता है वो एकदम टीचर की तरफ जाता है कि टीचर एकदम बोलते बोलते कैसे चुप हो गया। ठीक है, तो छात्र को कुछ बोलने का मौका नहीं देता, तो पाठ इससे क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है। इसलिए बीच बीच में रुककर छात्र की सहभागिता लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू टीचर ही बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, तो जो पाठ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा। इसलिए बीच में रुको,
धीरे धीरे पढ़ाओ, रुक रुक के पढ़ाओ, तो उससे छात्र की सहभागिता भी मिलती है। ठीक है, छात्र की सहभागिता मिलेगी तो इससे क्या होगा, छात्र की सहभागिता का बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी। ओके ओके, आपका नेक्स्ट पॉइंट है 8 पुनर्बलन कौशल। क्या है? पुनर्बलन कौशल। ये किसने दिया था? ये आपका स्किनर ने दिया था, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका है 8 है आपका पुनर्बलन कौशल। तो सबसे पहले तो ये कि पुनर्बलन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि शिक्षक का एक ये पुनर्बलन जो है, ये शिक्षक का एक ऐसा व्यवहार होता है, टीचर का एक ऐसा व्यवहार होता है जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु, प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ओके, अब ये जो आपका पुनर्बलन है, ये आपका 2 टाइप्स का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक के अंतर्गत आते हैं आपके पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, और ऋणात्मक के अंदर आते हैं आपका डांटना। ओके, तो हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे धनात्मक पुनर्बलन के बारे में। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, बता दिया कि धनात्मक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऋणात्मक में क्या आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनात्मक पुनर्बलन कौशल के बारे में। ओके, तो आपका यही है कि धनात्मक पुनर्बलन होता क्या है। तो आपका धनात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से छात्रों का जो मनोबल होता है, क्या होता है, छात्रों का जो मनोबल होता है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाया जाता है? अब बच्चों कोई भी काम करके लाया, जैसे बच्चे को होमवर्क दिया, वो कोई भी काम करके लाया, तो हम उसको बोलेंगे अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा करा है। तो उससे क्या होता है, छात्र इस धनात्मक पुनर्बलन से क्या होता है आपका कि छात्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता है, और नेक्स्ट डे वो दूसरा चैप्टर हो, दूसरा लेसन हो, या कोई भी चीज़ हो, तो उसको सीखने के लिए वो तत्पर खड़ा रहता है। ठीक है, उसको हम कोई भी पुरस्कार देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, शाबाशी देंगे, तो ये हमारा धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। ओके, अब हमारा ऋणात्मक पुनर्बलन है, इसमें हमारा क्या आता है, देखो आपका ऋणात्मक पुनर्बलन यही होता है कि जैसे हम बच्चों को डांट देते हैं, जैसे हम स्कूल के अंदर हैं, बच्चा बहुत तेज चल रहा है, भाग रहा है, तो टीचर क्या करेगा, उसको डांटेगा कि ऐसे नहीं करो। ओके, तो ये सभी आपका किसके अंतर्गत आता है, ऋणात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर 9 श्यामपट्ट लेखन कौशल। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका, टीचर का सच्चा मित्र कहा जाता है। जो श्यामपट्ट लेखन कौशल होता है, इसको टीचर का क्या कहा जाता है, सच्चा मित्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें श्रवणेंद्रियाँ, नेत्रेंद्रियाँ सक्रिय होती हैं। आपका आता है श्यामपट्ट लेखन कौशल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, इस शिक्षक के द्वारा कक्षा में, मतलब क्लास में कोई भी निर्देश देना है के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। जो ये आपका श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है, इसमें क्या होता है आपका कि टीचर बच्चों को कोई भी निर्देश दे रहा है तो सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग में लाता है। और आपका जो ये श्यामपट्ट लेखन जो कौशल होता है, इसमें क्या होता है, किसी भी शिक्षक की पारंपरिकता ब्लैक बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थी को किसी विशेष अवधारणा को बेहतर ढंग से समझाने की क्षमता से है। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है आपका श्यामपट्ट लेखन कौशल में आपका यही होता है कि हम विद्यार्थी को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, और इससे क्या होता है, नेत्रेंद्रियाँ और श्रवणेंद्रियाँ
दोनों क्या रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। कि बच्चा क्या है, बच्चा सुनता भी है, अगर टीचर शामपट का यूज़ कर रही है, उस पर कुछ लिख रही है तो नेत्र इंद्रियाँ सक्रिय हो रही हैं बच्चे की। और तब वो कुछ बोल रही है लिखते टाइम, तब टीचर कुछ बोलता है तो छात्र की श्रवण सुनने की जो इंद्रियाँ होती हैं उनका वो सक्रिय हो जाती हैं। ओके। और आपका शामपट लेखन कौशल में ये के अंतर्गत ये भी आता है, या इसका मतलब इसमें ये भी होता है कि तब टीचर कोई भी चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो उसकी राइटिंग बहुत क्लीन और साफ होनी चाहिए, जिसको बच्चा जो भी कुछ लिख रहा है, जो भी उसकी कुछ लिखावट है, जिसको बच्चा आसानी से समझ सके। इसलिए टीचर का एक सच्चा मित्र कहा जाता है। ओके। शामपट के माध्यम से जो शिक्षक होता है वो इम्पोर्टेंट जो बिंदु होते हैं पाठ से रिलेटेड, उन सभी को उजागर करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें तब टीचर कोई चीज़ लिख रहा है तो वो इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा लिखे कि अगर क्लास के अंदर सबसे पीछे वाली बेंच पे कोई बच्चा छात्र बैठा हुआ है तो उसको आसानी से वो शब्द दिखाई दे सकें। ओके। वो बिना किसी परेशानी के उनको देख सके और पढ़ सके कि हमारे टीचर ने क्या लिखा है। ओके। और इसमें तब ये शामपट लेखन होता है तो इसमें टीचर की जो स्थिति होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है कि वो किस तरीके से खड़ा हुआ है, किस पोजीशन में जो शिक्षक हैं वो खड़े हुए हैं। जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे वो लिख रहे हैं तो वो खड़े कैसे हैं, साइड में होके खड़े हैं ताकि बच्चों को सब कुछ दिखाई दे। उनको ऐसी पोजीशन में खड़ा होना चाहिए कि अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो पीछे से स्टूडेंट इजीली देख सकें। ऐसा नहीं है आपका कि टीचर लिख रहा है और उसके सामने आ गया ताकि बच्चे को कुछ दिखाई ना दे, तो इस तरीके से उनकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और शामपट लेखन में ये भी होता है कि ये नहीं है कि टीचर सिर्फ बोर्ड पे देख के लिखे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी के साथ आँख से संपर्क करे, मीन्स उनको देखे, उनको देख देख कर पढ़ाए या फिर लिखे, जिससे उनका ध्यान केंद्रित हो। ये नहीं है कि टीचर लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है और पीछे बच्चे बात करे जा रहे हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ओके। अब आपका नेक्स्ट आता है 10 पुनरावृत्ति कौशल। इसमें क्या होता है, स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है सुपर टेट में। स्थायीकरण कौशल किसको बोलते हैं, तो पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहा जाता है। इसमें पाठ को दोहराना होता है। पुनरावृत्ति से आपको समझ में आ रहा होगा कि पाठ को दोहराना। ओके। आपका पुनरावृत्ति कौशल के अंतर्गत क्या आता है कि छात्रों को जो पाठ है उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए एक ही नियम हो या फिर एक ही सिद्धांत हो, उसको कई बार दोहराना चाहिए ताकि उनकी समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है। और जो आपकी छोटी कक्षा होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होता है। ठीक है। तो आपका इसमें पुनरावृत्ति कौशल में यही आता है कि स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं इसको, और पाठ को दोहराना। जितना ज़्यादा हम दोहराएंगे किसी, तो पुनरावृत्ति कौशल में आपका यही होता है कि इसको स्थायी कौशल भी कहते हैं। जैसे पाठ को दोहराना, पाठ को हम जितनी बार दोहराता है, जो शिक्षक है पाठ को बार बार दोहराता है तो वो एक तरह से छात्र को इजीली समझ आ जाता है। यह आपका पुनरावृत्ति कौशल के अंतर्गत आता है। लास्ट में आपका है इसमें होमवर्क। लास्ट में क्या है आपका, होमवर्क। तो बच्चे को क्या किया जाता है, पूरा पाठ पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद लास्ट में होमवर्क दिया, गृह कार्य दिया जाता है। ओके। तो यहाँ आपकी क्लास होती है ये समाप्त, ख़त्म। यहाँ आपकी क्लास होती है ख़त्म।
अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, जिसमें हमारा टॉपिक होगा शिक्षण विधि की शिक्षण विधि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। थैंक यू।